IRS फिजिक्स फैकल्टी। तो पिछले लेक्चर में बच्चों हमने पढ़ा था फोर्स एंड न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, तो उसमें हमने फोर्स कवर कर लिया था और न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ मैंने कवर कर लिया था। अच्छा, न्यूटन के फर्स्ट लॉ का क्वेश्चन मैंने पिछली बार कुछ होमवर्क में दिया था, तो अगर तुम लोगों ने ट्राई किया है और किसी ने कर लिया है तो बहुत अच्छा है, जिसने ट्राई किया वो भी अच्छा है, पर जिसने नहीं किया है या जिसको नहीं आ रहा था वो देख लो। तो मैं आज सारे क्वेश्चन फिर से करा देता हूँ। चलो, पहला क्वेश्चन हमारा ये है, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, √2 kg का हम लोग FBD बनाते हैं, ठीक है। चलो, मान लो ये हमारा है √2 kg का मास, ठीक है। अब इस पे ग्रेविटेशनल पुल एक नीचे लग रहा होगा, बहुत अच्छा। देखो वो होगा हमारा √2g, ठीक है। अच्छा, देखो ये एक स्ट्रिंग है, ये एक स्ट्रिंग है, ठीक है। दोनों डिफरेंट स्ट्रिंग है तो दोनों में टेंशन भी डिफरेंट होगा, क्लियर है। चलो देखो, इस स्ट्रिंग में ऑब्जेक्ट से अवे टेंशन लगेगा इस डायरेक्शन में, इस स्ट्रिंग में भी ऑब्जेक्ट से अवे टेंशन लगेगा इस डायरेक्शन में, क्लियर है। चलो तो देखो मैं बना रहा हूं, ये हमारा एक टेंशन फोर्स T1 लग रहा है इस स्ट्रिंग का, और ये हमारा एक टेंशन फोर्स T2 लग रहा है इस स्ट्रिंग का, ठीक है, बहुत अच्छा। चलो अब देखो, ये हमारा है 30 डिग्री एंगल, ये हमारा है 60 डिग्री एंगल। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा कैसे रिजॉल्व करते हैं कंपोनेंट, ठीक है, उसी तरह से रिजॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। देखो ये थीटा से लगा हुआ जो कंपोनेंट होता है वो कॉस का होता है, क्लियर है। तो T1 का ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा हमारा, T1 cos 60 डिग्री, क्लियर है। अच्छा, परपेंडिकुलर ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, T1 sin 60 डिग्री, क्लियर है। इसी तरह से T2 को भी रिजॉल्व कर लेते हैं। T2 का ये कंपोनेंट क्या होगा, T2 cos 30 डिग्री, बहुत अच्छे। इसी तरह परपेंडिकुलर में T2 का कंपोनेंट क्या हो जाएगा, देखो T2 sin 30 डिग्री। अच्छा, अब क्वेश्चन में ये था कि ये जो बॉडी है ये इक्विलिब्रियम में है, बॉडी ना तो नीचे गिर रही है ना तो ऊपर जा रही है, मतलब स्टेबल है, तो इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम में होने का मतलब ये है कि इस बॉडी पर जितने भी फोर्सेस लग रहे होंगे वो सारे बैलेंस्ड होंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जितने फोर्सेस लग रहे हैं उनको बैलेंस कर लेते हैं, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जितने फोर्सेस लग रहे होंगे उनको बैलेंस कर लेते हैं, क्लियर है। देखो तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो फोर्सेस लग रहे हैं वो है T1 cos 60 डिग्री जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन में है, और T2 cos 30 डिग्री जो नेगेटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो देखो मैं इसको इक्वेट कर रहा हूँ, T2 cos 30 डिग्री इज इक्वल टू T1 cos 60 डिग्री। अच्छा, बहुत अच्छे, ठीक है। चलो अब हम वर्टिकल डायरेक्शन में जितने फोर्सेस लग रहे हैं उनको बैलेंस्ड करते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव वाई एक्सिस में हमारे दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक है T1 sin 60 डिग्री, एक है T2 sin 30 डिग्री। लिख लेते हैं, T1 sin 60 डिग्री प्लस T2 sin 30 डिग्री इज इक्वल टू, अब नेगेटिव वाई डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है हमारा √2g इज इक्वल टू √2g। अब हमारे पास दोस्तों दो वेरिएबल्स हैं और दो इक्वेशन है, ये हो गया हमारा इक्वेशन 1, ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। अब इन दोनों को आप सॉल्व करोगे तो आपको T2 और T1 की वैल्यू मिल जाएगी। मैं सॉल्व नहीं करूंगा, सॉल्व आपको करना है, ओके, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। बहुत अच्छे, चलिए अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो कुछ इस तरह था। ये हमारा वेज है या इंक्लाइन प्लेन, जो भी आप कह लीजिए, ठीक है। ये स्मॉल m का मास है, ये हमारा थीटा है, ठीक है। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा देखो, ये हमारा स्ट्रिंग है, ठीक है, तो इसमें कुछ टेंशन होगा। ये एक मास बॉडी है, एक ऑब्जेक्ट है, एक ब्लॉक है, जो कह लो। तो अगर इसका मास है तो इस पर ग्रेविटेशनल पुल भी लग रहा होगा। चलो अब इसका हम FBD बनाते हैं इस ब्लॉक का, ठीक है। देखो ये हमारा ब्लॉक है। अच्छा, इस पे जो mg लग रहा होगा वो नीचे की ओर लग रहा होगा, बहुत अच्छे। देखो ये है हमारा mg, क्लियर है। इस पे जो ग्रेविटेशनल पुल लग रहा होगा वो नीचे की ओर लग रहा होगा, बहुत अच्छे, ठीक है। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, इस मास पर जो टेंशन फोर्स लग रहा है उसको बनाते हैं। देखो टेंशन फोर्स की डायरेक्शन हमेशा अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट होती है,
ये तो क्लियर है। ये हो गया हमारा टी। बहुत अच्छे, क्लियर है आप सबको? ठीक है। अब देखो इसमें क्या दिया है, अब यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पर नीचे mg बना रहा हूँ इस ऑब्जेक्ट पे जो लग रहा होगा। अच्छा एक और चीज़ है, इस ऑब्जेक्ट का जो सरफेस है लोअर और इस इंक्लाइंड प्लेन का जो अपर सरफेस है वो दोनों कांटेक्ट में है? तो उस कांटेक्ट की वजह से एक नॉर्मल फोर्स भी इस ब्लॉक पर ये इंक्लाइंड प्लेन लगाएगा। ठीक है, उसकी डायरेक्शन क्या होगी? हमेशा परपेंडिकुलर टू द कांटेक्ट सरफेस। तो देखो कांटेक्ट सरफेस ये है तो इसके परपेंडिकुलर कुछ इस तरह से नॉर्मल लगेगा। क्लियर है? तो देखो मैं ऐसे एक नॉर्मल फोर्स n लगा रहा हूँ। ठीक है। अच्छा आप ये देखो, ये थीटा है, ये है 90 डिग्री, चूंकि ये डाउनवर्ड लग रहा है तो ये इस पे परपेंडिकुलर पड़ेगा। थीटा 90 डिग्री तो ये 90 डिग्री माइनस थीटा। क्लियर है? मतलब ये हमारा हो गया 90 डिग्री माइनस थीटा। ये क्लियर है? अच्छा चलो, ठीक, चलो अब हम क्या करते हैं, mg को रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो मैंने एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में mg को रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। इस डायरेक्शन में इसलिए ताकि वो नॉर्मल का जो डायरेक्शन है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आ जाए, और मैं इस डायरेक्शन में इसलिए mg को रिजॉल्व कर रहा हूँ ताकि वो टेंशन के ऑपोजिट हमको मिल जाए। क्लियर है? अच्छा देखो ये 90 डिग्री माइनस थीटा है, ये जो टोटल है ये दिख रहा है बच्चों, ये जो टोटल है 90 डिग्री है। तो अगर ये 90 डिग्री माइनस थीटा है और ये 90 डिग्री है तो ये कितना होगा? थीटा होगा। क्लियर है? अच्छा अब थीटा से लगा हुआ कंपोनेंट हमेशा कॉस का होता है, तो इस डायरेक्शन में mg का कौन सा कंपोनेंट आएगा? mg कॉस थीटा। इस डायरेक्शन में mg का कौन सा कंपोनेंट आएगा? mg साइन थीटा। क्लियर है? अच्छा अब क्या है कि ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है, क्वेश्चन के हिसाब से ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में होने का मतलब ये है कि ये बॉडी पे लग रहे सारे फोर्सेस बैलेंस्ड हैं। अगर सारे फोर्सेस बैलेंस्ड हैं तो हम क्या निकाल सकते हैं कि mg साइन थीटा इज इक्वल टू टी और mg कॉस थीटा इज इक्वल टू n। ये हमारा आंसर है। क्लियर है बच्चों? चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलो अगला क्वेश्चन जो है हमारा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वो भी देखो उसमें भी बना है एक इंक्लाइन प्लेन, बहुत अच्छा, एक ब्लॉक, ये ब्लॉक पुली से लगा हुआ है, पुली से एक और ब्लॉक लटका है। ठीक है, वैल्यूज देख लेता हूं मैं। अच्छा इसमें यहाँ पे है ये थीटा, ये है हमारा 5 kg, ये है हमारा 3 kg। अच्छा क्वेश्चन में ये है कि ये सारे बैलेंस्ड इक्विलिब्रियम में है। अच्छा इक्विलिब्रियम में होने का मतलब ये है कि कोई भी बॉडी मूव नहीं कर रही होगी। क्लियर है? अच्छा मूव नहीं कर रही है तो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि थीटा क्या होगा। चलो थीटा निकालते। थीटा निकालने से पहले क्या करता हूँ मैं, सबका एफबीडी बनाता हूँ। तो पहले 5 kg का एफबीडी बनाते हैं। ठीक है, देखो ये 5 kg का ब्लॉक है, इस पे नीचे mg लग रहा होगा, बहुत अच्छे, ये नीचे हो गया इसका mg। ठीक है, अच्छा देखो यहाँ पे दिखा देता हूँ नीचे mg। ठीक है, तो mg का कंपोनेंट अगर इधर का निकालेंगे और एक कंपोनेंट अगर इधर का निकालेंगे, देखो ये थीटा, ये 90 डिग्री, तो ये क्या हो गया 90 डिग्री माइनस थीटा, ये 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये क्या हो गया थीटा। तो mg का ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा mg कॉस थीटा, और mg का ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा mg साइन थीटा। क्लियर है? इस पे लग रहा होगा एक नॉर्मल फोर्स भी जिसकी वैल्यू है n। अच्छा इस पे एक टेंशन भी तो लग रहा होगा अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, ये हो गया t। तो अब देखो इस पे बनाना है, तो देखो मैं रिजॉल्व कर रहा हूँ कैसे। ये हमारा हो गया t, ये हमारा हो गया mg साइन थीटा, ये हमारा हो गया mg कॉस थीटा, ये हमारे पास 30 थीटा एंगल है, सॉरी। ठीक है,
और ये ऊपर क्या लग रहा होगा, नॉर्मल। नॉर्मल इसलिए लग रहा होगा क्योंकि इस ऑब्जेक्ट का लोअर सरफेस और इस इंक्लाइंड प्लेन का अपर सरफेस दोनों कांटेक्ट में है, तो कांटेक्ट की वजह से हमारा नॉर्मल फोर्स आता है। चलो, ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में होने का मतलब जितने फोर्सेज होंगे बैलेंस्ड होंगे। तो यहाँ से हम क्या निकालते हैं, n इज इक्वल टू mg cos थीटा, और इस डायरेक्शन में क्या होगा, t इज इक्वल टू mg sin थीटा। क्लियर है। अब 3 kg का हम लोग FBD बनाते हैं, ठीक है। देखो 3 kg का FBD कैसे बनेगा, ये 3 kg है तो इसके नीचे क्या लग रहा होगा, बस 3g ये लग रहा होगा। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर देखो m की वैल्यू है 5, क्योंकि हम लोग ये 5 kg का FBD बनाया है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 5g cos थीटा, और यहाँ पे t बराबर क्या हो जाएगा 5g sin थीटा, ठीक है, क्योंकि दिया रहा है, क्वेश्चन में दे रखा है। अब 3 kg का देखते हैं। देखो नीचे लग रहा होगा 3g और ऊपर क्या लग रहा है, टेंशन। अच्छा, रस्सी देखो ये कंप्लीट एक रस्सी है, तो जो टेंशन यहाँ होगा वो सारा यहाँ हर जगह टेंशन सेम होगा। क्यों, क्योंकि रस्सी जो है, रोप जो है, स्ट्रिंग जो है वो मासलेस है, ठीक है। ये टी है, क्लियर हो रहा है। अब चूंकि ये भी इक्विलिब्रियम में है, तो इक्विलिब्रियम में होने का मतलब ये मूव नहीं कर रहा है, तो मतलब इस पे लग रहे सारे फोर्सेस बैलेंस्ड होंगे। तो यहाँ से हम क्या निकालते हैं, T इज इक्वल टू 3g। इसकी वैल्यू यहाँ रखिए आपको यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू मिल जाएगी, जो कि पूछा था, तो साइन थीटा की वैल्यू मिल जाएगी, तो आप वहाँ से थीटा निकाल लेंगे। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अच्छा आगे करते हैं। आगे जो क्वेश्चन है, अच्छा बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, 2 ब्लॉक सिस्टम है। देखो एक हमारा सरफेस है, क्लियर है, उस पर ये एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, क्लियर है, उस पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, मास का क्या है, ओके, ये दे रहा है कैपिटल M है और ये दे रहा है स्मॉल m है। यहाँ पे दिया है N1, यहाँ पे दिया है N2। हमसे पूछ रहा है नॉर्मल फोर्सेज जो है उनकी वैल्यूज क्या क्या होंगी। बहुत अच्छा, देखिए अलग अलग ब्लॉक का FBD बना लेते हैं, ठीक है। पहले स्मॉल m ब्लॉक का FBD बनाते हैं। अच्छा, स्मॉल m ब्लॉक का नीचे mg लग रहा होगा, क्लियर है, बहुत अच्छा। अच्छा, इस स्मॉल m ब्लॉक पे इस कैपिटल M ब्लॉक की वजह से एक नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा ऊपर की ओर, क्योंकि ये दोनों कांटेक्ट में हैं, क्लियर है। वो नॉर्मल फोर्स की वैल्यू क्या है, N1, क्लियर हो रहा है। और कौन सा फोर्स इस पे लग रहा है, और कोई फोर्स नहीं लग रहा है। अच्छा, अब बॉडी इक्विलिब्रियम में है, तो हम फिर फोर्सेस को बैलेंस कर लेंगे, तो यहाँ से हमें क्या मिलता है, N1 इज इक्वल टू स्मॉल mg। ये क्लियर है, ठीक है। अच्छा चलिए, अब कैपिटल M का हम लोग FBD बनाते हैं। देखिए ये कैपिटल M है, ठीक है। अब देखो कैपिटल M का जो एक ग्रेविटेशनल पुल है वो नीचे लग रहा होगा, बहुत अच्छे, वेरी गुड, ग्रेविटेशनल पुल नीचे लग रहा होगा। अच्छा, इस कैपिटल M पर इस सरफेस की वजह से एक नॉर्मल फोर्स आ रहा होगा ऊपर की ओर, बहुत अच्छे सर, क्या बात है। ये हमारा हो गया N2। अच्छा बच्चों, अब देखो ये ब्लॉक और ये ब्लॉक भी तो कांटेक्ट में है, तो अगर ये ब्लॉक इस पर नॉर्मल फोर्स ऊपर की ओर लगा रहा था, उसी तरह ये भी ब्लॉक तो इस पर नॉर्मल फोर्स नीचे की ओर लगाएगी, क्योंकि नॉर्मल फोर्स एक एक्शन रिएक्शन पेयर है, आगे न्यूटन थर्ड लॉ में पढ़ेंगे। तो इस ब्लॉक की वजह से इस पे भी एक नॉर्मल फोर्स आ रहा होगा नीचे की ओर, बहुत अच्छे सर, वेरी गुड, क्लियर है। अब क्या कह रहा है ये, कि ये ब्लॉक भी इक्विलिब्रियम में है। अगर इक्विलिब्रियम में है तो इस पर लगने वाले सारे फोर्सेस बैलेंस्ड होंगे, क्या बात है, बहुत अच्छे, बैलेंस कर लेते हैं। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, N2 इज इक्वल टू N1 प्लस कैपिटल mg, और N1 की वैल्यू हमने निकाली है स्मॉल mg, तो हम यहाँ रख देंगे। यहाँ से हमें मिल जाएगा N2 इज इक्वल टू स्मॉल mg प्लस कैपिटल mg। यहाँ से फिर मिल जाएगा, g कॉमन ले लेते हैं, स्मॉल m प्लस कैपिटल m। ये हमारा आंसर हो गया, क्लियर है, क्या बात है, बहुत अच्छे सर। आगे बढ़ते हैं, चलो मजा आ रहा है। कितने लोगों का सही हुआ ये, कितने लोगों का पहला क्वेश्चन भी सही था, दूसरा तीसरा चौथा भी सही है, बहुत अच्छे। चलो अब थोड़ा मास का वैल्यू लेकर कर लेते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन था ये,
अब 3 ब्लॉक है, एक ब्लॉक ये, एक ब्लॉक ये, एक ब्लॉक ये, और वैल्यूज़ क्या क्या है 2, 3 और 5 kg। अच्छा ये है 2, ये है 3, ये है 5 kg, यहाँ पे लग रहा है ये N1, यहाँ पे लग रहा है ये N2, यहाँ पे लग रहा है ये N3। चलो इसको लगाने की कोशिश करते हैं। अच्छा देखो अब हम 2 kg का FBD बनाएंगे, 3 kg का FBD बनाएंगे, 5 kg का FBD बनाएंगे, ठीक है। चलो देखो 2 kg का FBD बना रहे हैं, ये 2 kg मास का है, तो इस पे जो ग्रेविटेशनल पुल लग रहा होगा बच्चों नीचे लग रहा होगा। क्या बात है, वाह, लो हमने लगा दिया, तुमने बोला हमने लगा दिया 2G, बहुत अच्छे सर। अच्छा अब देखो ये जो 3 kg का ब्लॉक है और जो 2 kg का ब्लॉक है वो दोनों कांटेक्ट में है। वाह, कांटेक्ट में है तो क्या आएगा, क्या आएगा, हाँ नॉर्मल फोर्स आएगा। तो इस 3 kg ब्लॉक ये इस 2 kg ब्लॉक पर एक नॉर्मल फोर्स लगाएगा ऊपर की डायरेक्शन में। बहुत अच्छे सर, क्या बात है। देखो लगा देते हैं, ये रहा हमारा, और इसकी वैल्यू क्या दी हुई है N1। क्या बात है सर। अब बताओ इस 2 kg ब्लॉक पर और कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, कोई नहीं लग रहे हैं, रुको देखें, अरे वाह बहुत अच्छे, कोई फोर्स नहीं लग रहा है, और ये सारे ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है, मतलब इन पर लगने वाले फोर्सेस बैलेंस्ड होंगे। क्या बात है, वेरी गुड सर। तो बैलेंस कर लेते हैं, तो यहां से हमको मिल जाएगा N1 = 2G। वाह कितना अच्छा आंसर है, सुंदर सुंदर। चलो अब हम 3 kg ब्लॉक का FBD बनाते हैं। देखो ये 3 kg ब्लॉक है, 3 kg, क्लियर है। अच्छा इस पे जो ग्रेविटेशनल पुल लग रहा होगा वो भी डाउनवर्ड लग रहा होगा। वाह वेरी गुड सर, लगा दिया मैंने, तुमने कहा हमने लगा दिया। अच्छा सर अब ये देखिए कि जो ऊपर वाला ब्लॉक है अगर उस पर इस ब्लॉक की वजह से नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा तो सर नीचे वाले ब्लॉक पर भी तो नॉर्मल फोर्स ऊपर वाले ब्लॉक की वजह से लग रहा होगा। क्या बात है, वेरी गुड, उसकी डायरेक्शन नीचे होगी। बहुत अच्छे, देखो ये हमने बना दिया N1। अच्छा सर एक चीज और, क्या सर 3 kg ब्लॉक और 5 kg ब्लॉक भी तो कांटेक्ट में है? बिल्कुल है। तो सर उनके बीच में भी तो नॉर्मल रिएक्शन आएगा? बिल्कुल आएगा। तो सर 5 kg ब्लॉक 3 kg ब्लॉक पर एक नॉर्मल फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में लगाएगा? बिल्कुल लगाएगा, वेरी गुड। देखो मैंने लगा दिया, और इसकी वैल्यू क्या दी हुई है N2। अच्छा सर अब 3 kg ब्लॉक भी तो इक्विलिब्रियम में है? बिल्कुल है। तो सर उस पर भी लगने वाले सारे फोर्सेस बैलेंस्ड होंगे? बिल्कुल होंगे, कर देते हैं बैलेंस्ड। तो क्या आएगा हमारा N2 = N1 + 3G, और N1 की वैल्यू हमने निकाल के रखी है सर, बिल्कुल रखी है, उसकी वैल्यू रख देते हैं, रख दीजिए। तो N2 = 2G + 3G = 5G। देखो 5G की स्पीड से क्वेश्चन लगा रहा है, वेरी गुड। तो हमारा N2 की वैल्यू आ गई, क्या बात है। चलो अब हम बनाते हैं 5 kg के ब्लॉक का FBD। देखो यहाँ पर मैं बना देता हूँ, ये 5 kg का ब्लॉक है, बिल्कुल है सर। अच्छा इस पे भी ग्रेविटेशनल पुल सर लग रहा होगा? बिल्कुल लग रहा होगा, लगा देते हैं, तुमने कहा हमने लगा दिया। अच्छा सर अब 5 kg ब्लॉक और 3 kg ब्लॉक कांटेक्ट में है। 5 kg ब्लॉक 3 kg ब्लॉक पे नॉर्मल फोर्स लगाया था, तो 3 kg ब्लॉक भी तो 5 kg ब्लॉक पे नॉर्मल फोर्स लगाएगा? बिल्कुल लगाएगा, वेरी गुड, लगा देते हैं। डायरेक्शन क्या होगी सर? डायरेक्शन तो डाउनवर्ड होगी, बिल्कुल होगी। देखो ये हो गया, इसकी वैल्यू क्या होगी N2 होगी। क्यों N2 होगी सर? 5 kg 3 kg पर N2 ऊपर लगाया था, तो 3 kg 5 kg पर N2 नीचे लगाएगा? बिल्कुल लगाएगा, मैंने लगा दिया। अच्छा सर एक बात और, ये जो सरफेस है और ये जो 5 kg है ये भी तो कांटेक्ट में है? बिल्कुल है भाई, ये दोनों भी कांटेक्ट में है। तो सर ये सरफेस भी तो 5 kg पे एक नॉर्मल फोर्स लगाएगा? बिल्कुल लगाएगा। किस डायरेक्शन में लगाएगा सर? ऊपर की डायरेक्शन में लगाएगा। क्या बात है, क्या बच्चे हैं, वाह। दो मैंने लगा दिया N3 ऊपर की ओर, गुड। अब सर 5 kg ब्लॉक भी तो इक्विलिब्रियम में है? बिल्कुल है। तो सर 5 kg पर सारे फोर्सेस जो लग रहे होंगे वो भी तो बैलेंस्ड होंगे? बिल्कुल होंगे। लोग कर देते हैं बैलेंस, तुम लोग को और हम ना करें, ऐसा हो सकता है क्या? देखो मैंने कर दिया बैलेंस्ड। अच्छा सर अब N2 की वैल्यू तो हमने निकाल रखी है, क्या थी वैल्यू सर? 5G थी। वाह 5G और प्लस 5G, तो सर N3 की वैल्यू आ गई 10G। क्या बात है, वेरी गुड, बच्चे पढ़ रहे हैं, कीप इट अप। चलो तो यहाँ पर पिछले सेशन का जो क्वेश्चन था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। क्या बात है सर, 5G की स्पीड से लगा रहे हैं। चलो
आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। क्या राइटिंग है सर। चल अच्छा बच्चों, अब न्यूटन से सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहता क्या है। अच्छा देखो, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से ही हमें मिलता है वो फॉर्मूला जो हम लोग हमेशा यूज करते हैं, F बराबर ma। तो क्या सर यही न्यूटन सेकेंड लॉ है? नहीं, ये न्यूटन सेकेंड लॉ से आने वाला एक रिजल्ट है, ये न्यूटन सेकेंड लॉ नहीं है। तो सर न्यूटन सेकेंड लॉ है क्या, बता देते हैं, इसीलिए तो आए हैं। न्यूटन सेकेंड लॉ कहता है फोर्स is nothing but the rate of change of या in momentum। ये है न्यूटन सेकेंड लॉ। मतलब क्या हुआ सर? मतलब ये कि F इज इक्वल टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। अगर हम कभी भी रेट ऑफ चेंज की बात करते हैं तो जो रेट ऑफ चेंज होता है वो हमेशा टाइम के रेस्पेक्ट में होता है, ये क्लियर रखना, ठीक है। फोर्स इज नथिंग बट द रेट ऑफ चेंज ऑफ या इन मोमेंटम। जैसे कि मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो थी वो u थी, ठीक है। फिर ऑब्जेक्ट कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करता है, कुछ टाइम लॉस होता है और उसके बाद उसकी वेलोसिटी हो जाती है v, ठीक है। तो इनिशियल में इसका मोमेंटम क्या होगा mu, फाइनल इसका मोमेंटम क्या होगा mv। मान लो दोनों में टाइम इंटरवल जो लगा यहाँ से वहाँ तक जाने में वो था डेल्टा t। तो अब चेंज इन मोमेंटम निकाल लेते हैं, तो डेल्टा p की जो वैल्यू होगी वो तुम्हारी आ जाएगी mv फाइनल मोमेंटम माइनस mu इनिशियल मोमेंटम। m कॉमन ले लेते हैं तो डेल्टा p इज इक्वल टू m v माइनस u, ठीक है। अब f निकालते हैं तो f का फॉर्मूला क्या था, डेल्टा p अपॉन डेल्टा t। तो इससे हमारा क्या आ जाएगा m v माइनस u अपॉन डेल्टा t। अच्छा बच्चों, पहले चैप्टर में हमने पढ़ा है कि चेंज इन वेलोसिटी या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। तो यहाँ देखो, ये चीज़ देखो, ये क्या है, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ही तो है। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, F इज इक्वल टू ma। ये हमारा एक रिजल्ट आता है इस न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से। पर सर एक क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है सर? आपने यहाँ पर वेलोसिटी को चेंज किया है, आपने मास को तो चेंज नहीं किया। क्या बात है, क्या बच्चे हैं, वेरी गुड वेरी गुड, लिख लिया आपने, तो इस कर देता हूं। कई लोग कहते हैं कि F बराबर ma, ये हमारा न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है। नहीं, ये रिजल्ट तब आता है जब सिर्फ मोमेंटम के वेलोसिटी में चेंज आता है। जब हम v में सिर्फ चेंज लाते हैं और मास हमारा कांस्टेंट रहता है, तब हमारा ये रिजल्ट आता है। क्लियर है? अगर मास चेंज होने लगे सर तो बहुत अच्छे, मैं बता रहा हूं तो क्या करते हैं, करके देख लेते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, रॉकेट प्रोपल्शन आप पढ़े होंगे, आपके सिलेबस में होगा, नहीं पढ़े आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ये हमारा एक रॉकेट है। क्या ड्राइंग है सर, वाह, फिजिक्स के साथ साथ ड्राइंग भी पढ़ाएंगे, ठीक है। ये हमारा एक रॉकेट है। अच्छा, रॉकेट में फ्यूल होता है। अब रॉकेट ऊपर जा रहा है, तो ऊपर कैसे जाता है, जब उसका फ्यूल बर्न होता है। तो फ्यूल जब बर्न होगा तो जो रॉकेट का मास है वो कम होता जाता है,
क्लियर है? रॉकेट का मास कम होता जाएगा, तो अब उस रॉकेट में फोर्स कैसे निकालेंगे? तब उसके लिए जो फार्मूला है बराबर एम में, ये फेल हो जाता है। क्यों? क्योंकि इस रॉकेट, जो मूविंग रॉकेट है, जो ऊपर के करके जा रहा होगा, उसका मास जो है वो चेंज हो रहा होगा। तो उसकी वजह से जब हम ये फार्मूला लगाएंगे तो ये फार्मूला गलत हो जाएगा, क्योंकि ये फार्मूला तब आता है जब मोमेंटम चेंज में मास को हम कांस्टेंट रखते हैं। क्लियर है? तो सर फिर कौन सा फार्मूला लगाएंगे? बहुत अच्छे, तब हम पढ़ते हैं फोर्स का डिफरेंशियल फॉर्म। इसी तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ऐसी जगह अप्लाई करने के लिए, जब फोर्स ऐसी जगह निकालना होता है तो उसकी वैल्यू को निकालने के लिए हम एक नया फार्मूला लेकर आते हैं। नया नहीं, फार्मूला वही होता है पर दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं। तो आओ अब बता रहे हैं कि एक्चुअल में न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है। ठीक है, तो देखो अभी हमने पढ़ा था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। लिख लेते हैं, F इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। क्लियर है? अब मान लो बहुत छोटा चेंज है मोमेंटम में, बहुत छोटे इंटरवल के लिए, तो इसको हम लोग डिफरेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं डी पी अपॉन डी टी। क्लियर है? इंटीग्रेशन का थोड़ा नॉलेज आपको होना चाहिए। आप 11th में हैं तो मैं ये मान कर चल रहा हूँ कि आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का थोड़ा थोड़ा नॉलेज है। ठीक है, तो F इज इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी। अब बच्चों ये बताओ कि मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? सर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। वेरी गुड, लिख लेते हैं, F इज इक्वल टू डी एम इंटू वी अपॉन डी टी। क्या बात है सर, बहुत सही। ठीक है, अच्छा अब ये बताओ m इंटू वी को हम लोग अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं टाइम के रेस्पेक्ट में, तो चेन रूल आपने डिफ्रेंशिएशन में पढ़ा होगा, उसी तरह से कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ से फॉर्मूला क्या आएगा? सर आप मत करिए, मैं बताता हूँ। ठीक है, तुम लोग बताओ क्या लिखेंगे? सर पहले क्या करेंगे, m को कांस्टेंट मानकर v को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। ठीक है, तुमने कहा, मैंने कर दिया, m इंटू डी वी बाई डी टी। ठीक है सर, फिर प्लस करके v को कांस्टेंट मान के सर m को डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। चल तुम कहो और हम करें ना। देखो v को कांस्टेंट रख के मैंने m को डिफ्रेंशिएट कर दिया। दोस्तों बच्चों, यही है एक्चुअल सेकेंड लॉ ऑफ मोशन न्यूटन का। ये एक्चुअल सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है न्यूटन का। F इज इक्वल टू एम ए नहीं, ये अधूरा है। ये एक्चुअल में न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है। देखो अगर मास को कांस्टेंट रखेंगे तो वेलोसिटी जब चेंज होगा तो यहाँ से हमको F बराबर m में मिल जाएगा, और यहाँ पे चूंकि मास कांस्टेंट रहेगा तो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो ये पूरा का पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा। इसी तरह से मान लो अगर मोमेंटम में वेलोसिटी कांस्टेंट है और मास डिफर कर रहा है या वेरी कर रहा है, तो देखो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0, और अगर मास वेरी कर रहा है तो यहाँ से हमको फोर्स निकल जाएगा, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। मतलब ये हर केस में एप्लीकेबल है ये फॉर्मूला, इसीलिए ये न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन का रिजल्ट माना जाता है, ना कि ये। इसको क्लियर रखना, गलती मत करना। ठीक है, कभी भी ये न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन नहीं हो सकता, ये न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। क्लियर है? चलो अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा कुछ क्वेश्चन लगाते हैं इस पे भी, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे। कोई दिक्कत यहाँ तक? बहुत अच्छे, बड़े अच्छे स्टूडेंट हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा। थोड़ा हम दिक्कत पैदा करेंगे, अभी क्वेश्चन देंगे और आपको लगाना है। चलो चलो अब न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं। ठीक है, देखो ये हमारा एक सरफेस है, इस पे बॉक्स रखा हुआ है या ब्लॉक रखा हुआ है, जो तुम बोलो। ठीक है, स्मॉल एम मास का है। अब बताया जा रहा है कि इस पे एक फोर्स लग रहा है F, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, तो इसका एक्सेलरेशन भी है पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में। अच्छा, इसका एफबीटी बनाते हैं। देखो ये है स्मॉल एम, ठीक है, इसमें देखो स्मॉल एम मास का है, इसमें देखो F जो है इस डायरेक्शन में लग रहा है। हाँ सर लग रहा है, और क्या क्या लग रहा है? सर इस पे mg भी तो लग रहा होगा नीचे। ठीक है,
बहुत अच्छे, इसमें नीचे mg भी लग रहा है। अच्छा सर, चूंकि ये ब्लॉक और ये सरफेस कांटेक्ट में है तो इस पे नॉर्मल फोर्स भी तो ये सरफेस इस ब्लॉक पे लगा रहा होगा ऊपर, बिल्कुल लगा रहा होगा। देखो तुम कहे, हम लगा दिए नॉर्मल n। अच्छा सर, लेकिन दिया है कि इसका एक्सेलरेशन x एक्सिस डायरेक्शन में है, बिल्कुल है। अब बेसिक सा क्वेश्चन समझो, कॉन्सेप्ट समझो बेसिक सा। देखो इस ब्लॉक पर, m मास के ब्लॉक पर कितने फोर्स लग रहे हैं? सर एक mg फोर्स नीचे लग रहा है, सर एक f फोर्स पॉजिटिव x एक्सिस की डायरेक्शन में लग रहा है, और सर एक नॉर्मल फोर्स पॉजिटिव y एक्सिस की डायरेक्शन में लग रहा है। सर इस पे 3 फोर्स लग रहा है। अच्छा, इस पे एक्सेलरेशन, इस ऑब्जेक्ट के कितने एक्सेलरेशन है? सर इस ऑब्जेक्ट का तो एक ही एक्सेलरेशन है और वो है पॉजिटिव x एक्सिस डायरेक्शन में। यस, यही कंसेप्ट है। अगर कोई ब्लॉक है तो उस पे कितने भी नंबर ऑफ फोर्सेस लग सकते हैं, 1 2 3 4 5 10 100 1000, कितने भी नंबर ऑफ फोर्सेस लग सकते हैं, पर उस ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन होगा वो यूनिक होगा, सिर्फ एक होगा। ये क्लियर है? किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो उस पे कितने भी नंबर ऑफ फोर्सेस लग सकते हैं, पर उस ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन होगा वो यूनिक होगा। इस कंसेप्ट को याद रखना। चलिए सर, इसका हम थोड़ा सा वो लगा, अब बताओ ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है क्या? सर आप भी क्या बोल रहे हैं? इस बॉडी का एक्सेलरेशन है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, ये बॉडी इक्विलिब्रियम में कैसे होगी? अच्छा ठीक है भाई, पूछ लिए तो क्या गलत कर दिए। चलो मान लिए बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं है, ठीक है, तो चलो इस बॉडी पे फोर्स निकालो, क्या होगा? तो सर ये बॉडी y एक्सिस डायरेक्शन में मूव नहीं कर रही है, इसका मतलब जो y एक्सिस डायरेक्शन है उसमें जितने भी फोर्सेस लग रहे होंगे वो बैलेंस्ड होंगे सर। अच्छा बिल्कुल सही, तो बैलेंस कर लेते हैं। तो y एक्सिस डायरेक्शन में 2 फोर्स लग रहा है, एक नॉर्मल पॉजिटिव y एक्सिस के और एक mg नेगेटिव y एक्सिस के डायरेक्शन में, तो ये सर बैलेंस होगा, तो n इज इक्वल टू mg होगा। बहुत अच्छे। अच्छा सर, लेकिन x एक्सिस डायरेक्शन में ये बैलेंस नहीं है, x एक्सिस डायरेक्शन में ये पॉजिटिव x एक्सिस के डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है। अच्छा, तो बहुत अच्छे, तो फोर्स निकाल लेते हैं। तो सर पॉजिटिव x एक्सिस के डायरेक्शन में इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा F बराबर मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन। वेरी गुड सर, थैंक यू बच्चों, वेरी गुड, थैंक यू बच्चों। F बराबर m में आएगा, ये क्लियर है? F बराबर m में क्यों आ रहा है? क्योंकि इस F को कोई भी फोर्स नेगेटिव एक्सिस के डायरेक्शन में बैलेंस नहीं कर पा रही है, इसीलिए ये ऑब्जेक्ट पॉजिटिव x एक्सिस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है, क्योंकि पॉजिटिव x एक्सिस डायरेक्शन में एक फोर्स है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देख लो। एक देखो, ऐसे एक सरफेस रखा हुआ है, रखा नहीं सरफेस तो होता है उस पर एक मास, ठीक है। अच्छा देखो, एक F1 फोर्स इधर लग रहा है और एक F2 फोर्स इधर लग रहा है, ठीक है। अच्छा, ये कह रहा है कि इसका एक्सेलरेशन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है। अच्छा सर, इसका एक्सेलरेशन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है, इसका मतलब जो F1 फोर्स है वो F2 फोर्स से ज़्यादा है। क्या बात है, क्या बच्चे हैं, बिल्कुल सही। चूंकि इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है तो जाहिर सी बात है F1 फोर्स F2 फोर्स से ज़्यादा होगा, क्योंकि F1 फोर्स इसको पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में ढकेल रहा है और F2 फोर्स इसको नेगेटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में ढकेल रहा है, और ये ब्लॉक पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में जा रहा है, तो जाहिर सी बात है ये फोर्स ज़्यादा होगा, ये फोर्स कम होगा। क्या बात है यार, वेरी गुड, ठीक है। अच्छा चलो इसका बीडी बना दीजिए सर। बना देते हैं यार, तुम लोग कहो हम ना करें। देखो सर, इस एम मास पर जो ग्रेविटेशनल पुल होगा सर वो नेगेटिव वाई एक्सिस के डायरेक्शन में नीचे लग रहा होगा। बहुत अच्छे सर, बना दिए आप। और सर इस पर एक नॉर्मल फोर्स भी तो आ रहा होगा, क्योंकि ये ब्लॉक और सरफेस कांटेक्ट में है। लो बना दिए भाई, गुस्सा मत। अच्छा सर, अब इस ब्लॉक पर F1 फोर्स जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में लग रहा है। लो F1 फोर्स लगा दिए, और सर जो F2 फोर्स है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में लग रहा है। लो लगा दिए। अच्छा सर, अब ये भी तो है कि जो ये ब्लॉक है वो y एक्सिस के अलाउंग तो मूव कर ही नहीं रहा है।
हाँ नहीं कर रहा है, तो उससे क्या होगा सर, अगर ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग मूव नहीं कर रहा होगा, इसका मतलब वाई एक्सिस के अलॉन्ग जितने फोर्सेज होंगे वो एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होंगे। वेरी गुड, तो चलो बैलेंस कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, जो नॉर्मल फोर्स है वो mg के इक्वल हो गया। वेरी गुड। अच्छा सर, लेकिन एक्स एक्सिस के अलॉन्ग तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये मूव कर रहा है। हाँ तो कर रहा है, तो सर अगर कर रहा है इसका मतलब जो बड़ा फोर्स होगा उसमें से मैं छोटे फोर्स को माइनस करूँगा तो इसका मुझे नेट फोर्स मिल जाएगा। बिल्कुल सही, नेट फोर्स निकाल लेते हैं अलोंग एक्स एक्सिस। तो नेट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस क्या होगा, देखो F1 फोर्स बड़ा है, उसमें से माइनस F2 फोर्स कर देंगे तो हमें नेट फोर्स निकल जाएगा। इसका मास m है और एक्सेलरेशन ये है, तो ये हमारा नेट फोर्स हो गया अलोंग एक्स एक्सिस और ये हमारा नेट फोर्स हो गया। नेट फोर्स क्या बैलेंस कर लिया अलोंग वाई एक्सिस। क्लियर है, कोई दिक्कत, एक्सेलरेशन फोर्स कैसे निकालते हैं, BD कैसे बनाते हैं, ये सब क्लियर हो रहा है कि नहीं। सर क्लियर तो हो रहा है, बस ये है कि मेहनत सर हम कम कर रहे हैं, क्वेश्चन नहीं लगा रहे हैं, बदमाशी कर रहे हैं। हाँ तो फिर बदमाशी करोगे तो फिर आएगा नहीं, और करोगे क्वेश्चन लगाओगे तो सब समझ में आएगा। ठीक है सर, आप कह दिए तो लगाते हैं। अरे वाह, इतने आज्ञाकारी बच्चे, क्या बात है। हाँ चलो आगे देखते हैं। देखो अब क्या क्वेश्चन है कि ऐसे ही एक ब्लॉक रखा हुआ है, मास है m, ठीक है, और इस पे जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स लग रहा है इस तरह से, ये जो है ये है थीटा। अच्छा, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि फाइंड n मतलब नॉर्मल एंड a। ठीक है सर, निकाल लेते हैं। अच्छा अब देखो, ये फोर्स है जो किसी थीटा एंगल पे लग रहा है, तो पहले हम इस फोर्स को रिजॉल्व कर लेते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और वर्टिकल डायरेक्शन में। देखो FBD इसका बनाए हैं मास m का। अब देखो ये जो फोर्स है वो F इस तरह से लग रहा है, तो देखो इसको रिजॉल्व कर लेते हैं, एक इस डायरेक्शन में चूँकि ये थीटा है और एक इस डायरेक्शन में। अच्छा, थीटा से लगा हुआ कंपोनेंट कॉस का होता है, तो ये क्या हो जाएगा F कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा F साइन थीटा। सर इस पे ग्रेविटेशनल पुल भी लग रहा होगा नीचे, बिल्कुल लग रहा है, देखो लगा दिए हम स्मॉल m जी। सर ये सरफेस और ब्लॉक कांटेक्ट में है, तो ये सरफेस इस ब्लॉक पे नॉर्मल फोर्स ऊपर लगा रहा होगा, बिल्कुल लगा रहा होगा। देखो मैंने ये नॉर्मल बना दिया। अब इस कंसेप्ट को समझो, एक छोटा सा है, दिमाग में आना चाहिए। अब सोचो, अगर मैं ब्लॉक को, देखो मैं ब्लॉक को इस तरह से खींचूंगा तो ये ब्लॉक ऊपर भी जा सकता है। अगर मैं ब्लॉक को इस तरह से खींच रहा हूँ तो ये ब्लॉक ऊपर भी जा सकता है और आगे भी जा सकता है, और फोर्स लगाऊंगा तो ये ऊपर आगे, ये ऊपर आगे, ये ऊपर आगे, ऊपर भी जा सकता है और आगे भी जा सकता है। तो सर मतलब इसका मोशन वाई एक्सिस डायरेक्शन में ऊपर भी हो सकता है और एक्स एक्सिस डायरेक्शन में आगे भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, पर अभी हम सिर्फ वहीं तक पढ़ रहे हैं जब तक कि इसमें जो फोर्सेस है वो उतना ही लग रहा है जितना कि ये इस ब्लॉक को इस ज़मीन पर रहने दे। क्यों? क्योंकि अगर ये ब्लॉक इस ज़मीन से कांटेक्ट छोड़ेगा तो जो ये नॉर्मल फोर्स है ये अपने आप ख़त्म हो जाएगा। पर चूंकि क्वेश्चन में पूछा है कि नॉर्मल फोर्स क्या होगा, इसका मतलब ये ब्लॉक इस सरफेस से अपना कांटेक्ट नहीं छोड़ रहा है, और अगर ये ब्लॉक इस सरफेस से अपना कांटेक्ट नहीं छोड़ रहा है इसका मतलब वाई एक्सिस डायरेक्शन में इस ऑब्जेक्ट का कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा है। और अगर वाई एक्सिस में इस ऑब्जेक्ट का कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा है इसका मतलब वाई एक्सिस के अलॉन्ग जितने भी फोर्स लग रहे होंगे वो सारे एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होंगे। क्या बात है सर, वेरी गुड सर, करके दिखाइए। लो करके दिखा देते हैं। तो वाई एक्सिस डायरेक्शन में जितने फोर्सेस लग रहे हैं उनको बैलेंस करते हैं तो क्या आता है, n प्लस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू mg। अच्छा सर यही बोल रहे थे, हाँ मैं यही बोल रहा था, n प्लस एफ साइन थीटा
पॉजिटिव वाई एक्सिस में है, mg नेगेटिव वाई एक्सिस में है और दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे। अब बात आती है एक्स एक्सिस डायरेक्शन में, तो देखो पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन में एफ कॉस थीटा है, नेगेटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन में कोई फोर्स है नहीं है। तो अगर कोई भी फोर्स नेगेटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन में नहीं दिख रहा है, इसका मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन में ही सिर्फ फोर्स है, जिसकी वजह से ये ब्लॉक आगे की ओर मूव करेगा, क्योंकि इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए कोई भी काउंटर फोर्स पीछे नहीं है। तो बहुत अच्छे सर, तो देखो यहाँ से क्या निकलेगा, एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन। तो ए इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा अपॉन एम। क्या बात है सर, तो ये हमारा हो गया एक्सेलरेशन, और यहाँ से तुम नॉर्मल जब निकालोगे तो एम जी माइनस एफ साइन थीटा आ जाएगा। क्लियर है क्वेश्चन, कोई भी दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं। बच्चे बहुत होशियार हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सब जानते हैं सब। अच्छा है, ब्रिलियंट। चलो आगे है जो क्वेश्चन, उस पर फोर्सेस देख लेते हैं कौन कौन से लगा हुआ है। 10 न्यूटन। चलो देखो, अब जो क्वेश्चन दे रहा है वो इस तरह से है। ये हमारा एक ब्लॉक है, ये रखा है किसी सरफेस पर, ठीक है। इस पे लग रहा है 20 न्यूटन, एक लग रहा है 10 न्यूटन। अच्छा देखो, एक 20 न्यूटन का फोर्स इस तरह से लग रहा है और एक 10 न्यूटन का फोर्स इस तरह से लग रहा है। थीटा देख लेते हैं क्या क्या है, 53 है, एक 37। देखो ये है 53 डिग्री और ये है 37 डिग्री। मास देख लेते हैं क्या है। अच्छा 5 kg का मास है। अब पूछ क्या रहा है कि सर फाइंड करिए नॉर्मल एंड एक्सेलरेशन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। क्या बात है, सब हम ही से पूछ लोगे, तुम लोग क्या करोगे? चलो लगाओ तुम लोग, ये क्वेश्चन लगाओ, पिछला लगाए हो उसी पे है, ठीक है। चलो अब देखो कैसे करेंगे सॉल्व। पहले हम 5 kg ब्लॉक का एक FBD बनाते हैं, ठीक है। इस पे सारे फोर्सेस दिखाते हैं। देखो ये एक फोर्स है 20 न्यूटन का, जो कि 37 डिग्री पे लग रहा होगा, दिख रहा है। अच्छा देखो, यहाँ पे मैं ऐसे दिखाऊं या इसको ऐसे दिखा दूँ? ये है 10 न्यूटन का, दिख रहा है तुमको, जो कि 53 डिग्री पर इस ऑब्जेक्ट पे लग रहा होगा। अच्छा सर, इस ऑब्जेक्ट का तो, इस ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटेशनल पुल भी तो लग रहा होगा। बिल्कुल, देखो ये हमारा हो गया 5G। सर ये ऑब्जेक्ट सरफेस कांटेक्ट में है तो एक नॉर्मल फोर्स भी तो आ रहा होगा। बिल्कुल आ रहा होगा। देखो ये हमारा हो गया N, नॉर्मल मान लेते हैं। चलो अब क्या करते हैं, हम सारे फोर्सेस को रिजॉल्व कर लेते हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में। कर लीजिए सर, बहुत अच्छा। देखो 20 न्यूटन है तो ये कॉस का कंपोनेंट होता है थीटा से लगा हुआ, तो इधर क्या हो जाएगा, ये हो गया 20 cos 37 डिग्री। क्लियर है। अच्छा ये देखो क्या है, 10 न्यूटन है, ये कॉस का लगा हुआ कंपोनेंट होगा, तो इसमें क्या आ जाएगा, और 10 cos 53 डिग्री, ठीक है। अच्छा इस फोर्स का परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट जो होगा वो क्या होगा, 20 sin 37 डिग्री। इसी तरह से इस फोर्स का परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, प्लस 10 sin 53 डिग्री, ठीक है। अब देखो ट्रायंगल बना देते हैं तुम्हारा एंगल जानने के लिए। देखो ये 37 डिग्री है तो छोटा एंगल है, तो इसके सामने वाला साइड भी छोटा होगा, तो ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा। अब इससे हम सारा निकाल लेते हैं, ठीक है। अब देखो इस ऑब्जेक्ट का जो मूवमेंट है वो वाई एक्सिस में है, नहीं है। तो सर अगर वाई एक्सिस में इस ऑब्जेक्ट का मूवमेंट नहीं है तो सर वाई एक्सिस में जो सारे फोर्सेस लग रहे होंगे वो एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होंगे। हाँ, वो तो एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होंगे, ठीक है। तो बैलेंस कर देते हैं। तो देखो पॉजिटिव वाई एक्सिस में जो फोर्सेस लग रहे हैं वो कौन कौन से हैं, n प्लस 20 sin 37 डिग्री, और नेगेटिव वाई एक्सिस में जो फोर्सेस लग रहे होंगे इज इक्वल टू 5G प्लस 10 sin 53 डिग्री। दिख रहा है आपको। अब देखो यहाँ से sin 37 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब 3/5 रख देते हैं। n
प्लस 20 इंटू 3/5 इज इक्वल टू 5g का मतलब 50, g की वैल्यू 10 है, 10 न्यूटन पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी 50 और प्लस 10 साइन 53 डिग्री। अब देखो साइन 53 डिग्री का मतलब ये 37 है तो ये 53 डिग्री है, तो 53 डिग्री का मतलब यहाँ अगर होगा तो इससे ये परपेंडिकुलर हो गया तो 4/5 हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इंटू 4/5। क्लियर है? इसको सॉल्व कर लेना, यहाँ से तुम्हारी n की वैल्यू निकल जाएगी। करके देखो। चलो मैं आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया y एक्सिस के अलॉन्ग जितने फोर्सेज हो गए उनको हमने सॉल्व कर लिया। अब x एक्सिस के अलॉन्ग जो फोर्सेज लग रहे हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब देखो x एक्सिस के अलॉन्ग जो फोर्स है वो सिर्फ पॉजिटिव x एक्सिस के अलॉन्ग है, नेगेटिव x एक्सिस में कोई फोर्सेज नहीं है। तो अगर नेगेटिव x एक्सिस में कोई फोर्स नहीं है इसका मतलब पॉजिटिव x एक्सिस में जो फोर्सेज हैं उनको काउंटर करने वाला कोई फोर्स नहीं है। तो अगर काउंटर करने वाला कोई फोर्स नहीं है तो मतलब इन फोर्सेज की वजह से इस बॉडी में एक एक्सेलरेशन आएगा जिसकी डायरेक्शन इस क्वेश्चन में पॉजिटिव x एक्सिस होगी। वो भी निकाल लेते हैं। तो देखो 20 cos 37 डिग्री प्लस 10 cos 53 डिग्री इज इक्वल टू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट इज 5 इंटू एक्सेलरेशन a। यहाँ से आपको a की वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ से आप a की वैल्यू निकाल लेना और यहाँ से आप n की वैल्यू निकाल लेना। क्लियर है आप लोग को? कोई दिक्कत? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? देखो कभी भी क्वेश्चन अगर इस तरह से आए, अब देखो यहाँ पे कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं, ये फोर्स इस तरह से लगा है तो इसकी डायरेक्शन देखो, इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है, इस तरह से अपवर्ड नहीं है। और अगर ये डाउनवर्ड है तो इसीलिए मैंने इसको यहाँ नीचे बनाया है। बच्चे क्या करते हैं, ये इधर इस तरह से बना है तो जल्दी जल्दी में क्वेश्चन देखते नहीं है और इसको कैसे कर देंगे कि एक फोर्स इधर है एक फोर्स इधर है। ये मत करना, हमेशा ये ध्यान देना कि पहले फोर्स की डायरेक्शन क्या क्या है, उस हिसाब से एफबीडी में फोर्स की डायरेक्शन दिखाना। अगर फोर्स की डायरेक्शन गलत उतार दोगे तो कितना भी कैलकुलेशन सही कर लो क्वेश्चन वहीं से गलत हो जाएगा। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते। कितना इजी है एक बार फिर से तुम लोग अभी तो देख लिए हो लेकिन फिर से ट्राई करना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, अच्छा टू ब्लॉक का है। देखो यहाँ पे एक ब्लॉक रखा है और यहाँ पर एक ब्लॉक रखा है। आहा, ये स्मॉल एम है, ये कैपिटल एम है, ये फोर्सेप है। हाँ अच्छा देखो अब क्या है इस क्वेश्चन में, अब सोचो मान लो डस्टर है, ठीक है, या मैं यही दो मार्कर यहाँ रख देता हूँ इस तरह से। देखो मैंने ये दो मार्कर रख दिया, अब ये दोनों मार्कर एक दूसरे के कांटेक्ट में है। क्लियर है? दिख रहा है? अब मान लो मैं इस पर इस तरह से फोर्स लगा रहा हूँ, तो जब मैंने यहाँ देखो फोर्स लगाया तो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ ये मूव किया मार्कर, साथ साथ ये भी मूव किया। दिख रहा है? क्योंकि ये दोनों कांटेक्ट में है। तो मैं जब ऐसे देखो फोर्स लगा रहा हूँ तो दोनों एक दूसरे के साथ मूव कर रहे हैं और कांटेक्ट दोनों के बीच में बना हुआ है। तो इससे क्या पता चलता है कि मैंने अगर फोर्स इस ब्लॉक पर बनाया है तो ये दोनों ब्लॉक एक साथ मूव करेंगे, मतलब जो एक्सेलरेशन इस ब्लॉक का होगा वही एक्सेलरेशन इस ब्लॉक का भी होगा और दोनों की डायरेक्शन भी सेम होगी। ये क्लियर है? समझ में आया? अब आगे सॉल्व करते हैं। अब देखो दोनों का मैं बीडी अलग अलग बना रहा हूँ, पहले स्मॉल एम मास का बना रहा हूँ। तो देखो ये स्मॉल एम मास का है, इसमें एम जी, स्मॉल एम जी नीचे लग रहा होगा, इस पर नॉर्मल फोर्स एक आ रहा होगा एन, इस सरफेस की वजह से इस पर एक नॉर्मल फोर्स ऊपर की ओर आ रहा होगा, मान लेते हैं इसको N1। ठीक है? अच्छा सर क्या बात है, अब ये देखो ये फोर्स जो है इस ऑब्जेक्ट पे लग रहा होगा, इस फोर्स की डायरेक्शन क्या है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस की। तो देखो मैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में एक फोर्स बना दिया। अरे सर ये ऑब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट तो कांटेक्ट में है, ये तो ध्यान में ही नहीं आया। अरे हाँ यार ये दोनों तो कांटेक्ट में है, तो सर इस ऑब्जेक्ट की वजह से इस ऑब्जेक्ट पर एक नॉर्मल फोर्स तो आ रहा होगा। बिल्कुल आ रहा होगा, उसकी डायरेक्शन सर नेगेटिव एक्स एक्सिस होगी। हाँ होगी, तो सर बनाइए, देख क्या रहे हैं? ठीक है बना देते हैं यार, गुस्सा क्यों रहे हो? देखो ये बना दिया मैंने एक नॉर्मल फोर्स और इसकी वैल्यू हो गई N2। ठीक है, वेरी गुड।
अच्छा सर, इस ऑब्जेक्ट का यानी जिसकी एफबीडी हम बना रहे हैं उसका एक्सेलरेशन है और डायरेक्शन सर उसका पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस में तो मूव कर नहीं रहा है, तो मतलब वाई एक्सिस में सर इसका मूवमेंट नहीं है, तो वाई एक्सिस में जो सारे फोर्सेस लग रहे होंगे वो एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होंगे। हाँ, बैलेंस कर रहे हैं, तो सर इसका मतलब जो N1 है वो तो mg के बराबर हो गया। बिल्कुल है। अच्छा सर, जो F है और जो N2 है, चूंकि ये ऑब्जेक्ट जो स्मॉल m मास का है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसका मतलब सर जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में फोर्स है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन वाले फोर्स से ज़्यादा बड़ा होगा। क्यों सर? क्योंकि ये ज़्यादा फोर्स से खींच रहा है और ये कम फोर्स से पीछे खींच रहा है और ऑब्जेक्ट इधर क्यों निकल रहा है। बहुत अच्छे, इसका मतलब जो यहाँ पर है F है वो ग्रेटर देन N2 होगा और इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? F माइनस N2 इज इक्वल टू स्मॉल m a, तो a इज इक्वल टू F माइनस N2 अपॉन स्मॉल m। यहाँ से तो ये आ रहा है सर, बहुत अच्छे। चलो अब क्या करते हैं, इस कैपिटल M मास वाले का एफबीडी बनाते हैं। बना लिए सर। तो देखो नीचे क्या लग रहा होगा, कैपिटल mg, ऊपर क्या लग रहा होगा, मान लेते हैं N3 नॉर्मल एक लग रहा होगा जो इस सरफेस से इस ऑब्जेक्ट पे आ रहा है। ठीक है, N3। अच्छा, अब ये फोर्स जो है इस ऑब्जेक्ट पे लग रहा होगा, बना देते हैं। नहीं, ये फोर्स इस ऑब्जेक्ट पे लग रहा है, इस ऑब्जेक्ट पे नहीं लग रहा है। इसका ध्यान देना, हम एफबीडी में सिर्फ वही फोर्सेस लगाएंगे जो उस ऑब्जेक्ट पे लग रहा होगा। ये फोर्स जो है वो सिर्फ स्मॉल m वाले ऑब्जेक्ट पे लग रहा है, कैपिटल M वाले ऑब्जेक्ट पे नहीं लग रहा है। तो फिर ये कैपिटल M वाला आगे मूव कैसे कर रहा है सर? कोई तो फोर्स होगा जो इसको आगे की ओर खींच रहा है, क्योंकि इस कैपिटल M का भी एक्सेलरेशन है। बिल्कुल है फोर्स, ध्यान से देखो। अच्छा हाँ सर, कैपिटल M और स्मॉल m तो कांटेक्ट में है, तो ये स्मॉल m इस कैपिटल M पे एक नॉर्मल फोर्स लगाएगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में। गुड, वेरी गुड। ये एक नॉर्मल फोर्स लगाएगा और इस नॉर्मल फोर्स की वैल्यू वही होगी जो ये कैपिटल M इस स्मॉल m पे लगाया था, यानी N2। ये N2 है जिसकी वजह से ये आगे मूव कर रहा होगा और इसके पास एक्सेलरेशन है। ये फोर्स इस ऑब्जेक्ट पे नहीं लग रहा है, इस चीज का ध्यान रखना। एफबीडी बनाते वक्त हम सिर्फ उन्हीं फोर्सेस को दिखाएंगे जो उस ऑब्जेक्ट पे लग रहा होगा। चलो अब सर, ये कैपिटल M वाई एक्सिस के अलॉन्ग तो मूव कर ही नहीं रहा है, इसका मतलब वाई एक्सिस के अलॉन्ग सारे फोर्सेस बैलेंस्ड होंगे। तो सर यहाँ से हम पाते हैं कि N3 इज इक्वल टू कैपिटल mg। अच्छा सर, चूंकि ये कैपिटल M ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है और पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इसका एक्सेलरेशन है, तो सर वहाँ से हम ये पाते हैं कि जो N2 है उसकी वजह से ये आगे मूव कर रहा है और N2 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, सॉरी N2 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी कैपिटल M इंटू A। तो A की वैल्यू क्या होगी यहाँ से, N2 अपॉन कैपिटल M। अच्छा, अब ये जो N2 की वैल्यू है यहाँ से हमने निकाला है, इस N2 को हम लोग यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, इसमें ना रखने के बजाय तुम इसमें रख दो, ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो सर रख देते हैं। तो सर देखिए, जब हमने रखा तो ये क्या आया, F माइनस कैपिटल M A इज इक्वल टू स्मॉल m A। तो यहाँ से हमको क्या मिलता है कि F इज इक्वल टू कैपिटल M A प्लस स्मॉल m A। तो यहाँ से हमें क्या मिलता है, F इज इक्वल टू कैपिटल M प्लस सॉरी, तो F तो निकल गया। अब यहाँ से हमको A निकालना है, तो क्या करेंगे, हाँ F इज इक्वल टू कैपिटल M प्लस स्मॉल m, A कॉमन ले लिए, तो यहाँ से हमारा जो A आएगा वो आ जाएगा F अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m। क्लियर है? A की वैल्यू क्या आ गई, F अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m। चलो अब एक थोड़ा शॉर्टकट देखते हैं। शॉर्टकट क्या देखते हैं, मैं इसको रफ कर दूं, आप लोग नोट कर लेना। तो हमारा रिजल्ट क्या था, मैं एक बार फिर से लिख देता हूं, F इज इक्वल टू कैपिटल M प्लस स्मॉल m A और A इज इक्वल टू F अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m, ये आया था। अब देखो क्या करते हैं, मैं क्या करता हूं, देखो दोनों का एक्सेलरेशन सेम है,
क्लियर है? इस स्मॉल एम मास का भी एक्सेलरेशन ए है, इस कैपिटल एम मास का भी एक्सेलरेशन ए है। मैं क्या करता हूँ, इसी सिस्टम में ये स्मॉल एम और कैपिटल एम हटाकर एक नया ऑब्जेक्ट रख देता हूँ जिसका मास है स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम। दिख रहा है तुमको? मैं इन दोनों ब्लॉक को हटा के इसकी जगह एक सिंगल ब्लॉक रखता हूँ और उसका मास इन दोनों के मास के सम के बराबर है। दिख रहा है? अब देखो इस पे ऐसे ही मैं फोर्स लगाता हूँ F, ठीक है? इस पे एक लग रहा होगा नीचे m प्लस एम जी, और इस सरफेस की वजह से इस पर एक नॉर्मल आ रहा होगा n। अब देखो ये फोर्स F इस डायरेक्शन में लग रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन में। इस ऑब्जेक्ट पर नेगेटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है। इसका मतलब इस फोर्स को काउंटर करने वाला कोई फोर्स नहीं है, ठीक है? तो इसका मतलब इस फोर्स की वजह से ये बॉडी आगे एक्सेलरेट करेगी। तो ठीक है, अब एक्सेलरेशन निकालने क्या करेंगे, पहले फोर्स निकाल लेते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में। तो F इज इक्वल टू m प्लस कैपिटल M इंटू ए। तो A इज इक्वल टू F अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M। अरे सर ये तो सेम रिजल्ट आ गया। बिल्कुल यही समझना है कि अगर दोनों ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन सेम है तो हम इस दोनों ऑब्जेक्ट को एक सिस्टम मानकर कंबाइंड मास लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि दोनों ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए। क्वेश्चन में इस बात का ध्यान देना, दोनों ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन अगर सेम होगा तो हम इसको एक कंबाइंड सिस्टम मानकर सॉल्व कर सकते हैं और हमारा रिजल्ट जो है वो सेम आएगा। ये एक शॉर्टकट है एक्सेलरेशन निकालने का। लेकिन अगर क्वेश्चन में नॉर्मल पूछ दिया कि कैपिटल M और स्मॉल m के बीच में जो नॉर्मल फोर्स है वो कितना है, तो उसके लिए आपको पिछला मेथड करना पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन वही है, अब न्यूमेरिकल है। ये 2 kg, ये 3 kg, ये 4 kg और फोर्स लग रहा है 18 न्यूटन। ठीक है, अब देखो अगर मैं सिर्फ एक्सेलरेशन पूछूं कि A बराबर क्या होगा, तो अब आपको पता है कि जब फोर्स मैं इस पे लगा रहा हूं तो जिस एक्सेलरेशन से ये 2 kg का ऑब्जेक्ट आगे मूव करेगा उसी एक्सेलरेशन से 3 kg का भी ऑब्जेक्ट आगे मूव करेगा और उसी एक्सेलरेशन से 4 kg का भी ऑब्जेक्ट आगे मूव करेगा। तो क्यों ना हम इसको 2 kg, 3 kg और 4 kg अलग अलग सॉल्व करने के बजाय एक सिस्टम मान लेते हैं। एक सिस्टम मान के क्या करते हैं कि 2 kg, 3 kg, 4 kg हटाकर और उसकी जगह एक ब्लॉक रखते हैं जिसका मास इनके कंबाइंड मास के बराबर होगा, मतलब 3 to 5 और 5 4 9 kg। और इस पे फोर्स कितना लग रहा है? 18 न्यूटन। वाई एक्सिस में कोई मूवमेंट है तो वाई एक्सिस में फोर्स निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो 18 न्यूटन लग रहा है। तो अब इस पर एक्सेलरेशन क्या होगा? तो A इज इक्वल टू F/m होता है। तो F की वैल्यू है 18 न्यूटन और मास की वैल्यू है 9। तो यहाँ पे तुम्हारा A बराबर जो है वो आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो हमने इतना इजीली निकाल लिया क्योंकि पूछा क्या था? सिर्फ A पूछा था। अगर n पूछेगा तब कैसे सॉल्व करेंगे? तब हमको इंडिविजुअली हर ब्लॉक का FBD बनाना पड़ेगा, उस पर लगे हुए सारे फोर्सेस दिखाने पड़ेंगे, उसमें जब नॉर्मल फोर्स आएगा तब हम उसकी वैल्यू वहाँ से निकालेंगे। ये क्लियर है? कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? देखो ये एक सरफेस है, ठीक है। अब इस पे एक ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है और एक ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है और कंडीशन दी हुई है, इसका मान लो मास कैपिटल M है, इसका मान लो मास स्मॉल m है, ठीक है। कंडीशन ये दी हुई है, कंडीशन ऑल सरफेसेस आर स्मूथ है। देखो ये भी, इसका भी सरफेस ये ऊपर पूरा स्मूथ है, ये भी सरफेस स्मूथ है, ठीक है। अब इस पर एक F फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। तो देखो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है F, तो इसका मतलब
ये बॉडी जो है आगे एक्सेलरेट करेगी, मान लो एक ए एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रही है और ये भी इससे अटैच है तो ये भी ए एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेगी। नहीं सर, कैसे नहीं कर सकती? अरे भाई क्यों नहीं कर सकती? ये दोनों तो कांटेक्ट में हैं तो ये दोनों एक ही एक्सेलरेशन से मूव करने चाहिए। नो सर, इन दोनों के बीच का जो सरफेस है वो स्मूथ है और ये एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट नहीं करेगी। अच्छा नहीं करेगी, चलो देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं कि नहीं करेगी। चलो कैसे चेक करेंगे? दोनों का एफबीडी बना लेते हैं। पहले कैपिटल एम का बनाते हैं। अच्छा कैपिटल एम, नीचे एम जी लग रहा होगा, कैपिटल एम जी, ऊपर क्या लग रहा होगा? एक नॉर्मल फोर्स जो इसकी वजह से ऊपर की ओर आ रहा होगा। ठीक है, और कोई फोर्स इस पे लग रहा होगा? नो सर। क्यों नो सर, क्यों नहीं लग रहा है? ये और ये ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, हैं सर? तो ये ऑब्जेक्ट इस पे नॉर्मल फोर्स नहीं लगा रहा होगा? बिल्कुल लगा रहा हो सर। तो क्यों बोला नो सर? तो ये मान लो N1 नीचे लगा रहा होगा। अच्छा, और कौन सा फोर्स? ये एफ इस पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में लग रहा होगा। ठीक, और कोई फोर्स इस पे लग रहा है? नो सर, अब तो पक्का नहीं लग रहा है। ठीक है, अब नहीं लग रहा है। अच्छा, इस ऑब्जेक्ट का वाई एक्सिस के डायरेक्शन में कोई मूवमेंट है? नो सर। ठीक है, नहीं है। इसका मतलब वाई एक्सिस के अलॉन्ग जितने भी फोर्सेज हैं वो एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होंगे। कर देते हैं, तो यहाँ से क्या आता है? N बराबर N1 प्लस कैपिटल एम जी। अच्छा, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में ये ऑब्जेक्ट जो है मूव कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है सर, ए एक्सेलरेशन से मान के हम चल रहे हैं कि मूव कर रहा है। ठीक है, तो अच्छा नेगेटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में इस ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स लग रहा है? नहीं। पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में इस ऑब्जेक्ट में कोई फोर्स लग रहा है? एफ। इस एफ को काउंटर करने वाला कोई फोर्स नहीं है। इसका मतलब यही एक एफ फोर्स है जो इस ऑब्जेक्ट को पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में एक्सेलरेट करा रहा है। तो वैल्यू क्या हो जाएगी इस एफ की? एफ बराबर कैपिटल एम इंटू ए। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी? एफ बाई एम। क्लियर है? चलो वेरी गुड। अब स्मॉल एम का एफबीडी बना देते हैं। देखो ये स्मॉल एम है, ठीक है। इस स्मॉल एम का नीचे क्या लग रहा होगा? स्मॉल एम जी, और ऊपर क्या लग रहा होगा? इस सरफेस की वजह से इस ऑब्जेक्ट पे ऊपर एक नॉर्मल लग रहा होगा। उसकी वैल्यू क्या होगी? यही N1 होगी। अच्छा, अब एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में इस पे कोई फोर्स लग रहा है? अरे सर, ना पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में इसमें फोर्स लग रहा है, ना नेगेटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में इसमें फोर्स लग रहा है। ये क्या हुआ? इसका मतलब सर इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो तो जीरो होगा, क्योंकि वाई एक्सिस के अलॉन्ग तो ये मूव कर नहीं रहा है, एक्स एक्सिस पे इसमें कोई फोर्स लग नहीं रहा है। तो इसका मतलब इस ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन होगा ए वो जीरो होगा। वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो फोर्सेज हैं वो एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे। यहाँ से N1 इज इक्वल टू स्मॉल एम जी आ जाएगा, और एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में इस स्मॉल एम पर कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है। इसका मतलब इस स्मॉल एम का एक्सेलरेशन होगा जीरो। और तुम कह रहे थे कि इस स्मॉल एक्सेलरेशन, इस स्मॉल एम पे जो एक्सेलरेशन है इस स्मॉल एम का वो ए था। तुम कह रहे थे कि मैं कह रहा था? तुम कह रहे थे, हाँ। तो इसका मतलब इस स्मॉल एम का जो एक्सेलरेशन है वो जीरो है, इस कैपिटल एम का जो एक्सेलरेशन है वो ए है। इस केस में बच्चों ये बात का ध्यान रखना कि हम इसको एक सिस्टम मानकर सॉल्व नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि दोनों मास का जो एक्सेलरेशन है वो सेम नहीं है। हम इस सिस्टम मान के तभी सॉल्व करेंगे जब जो मास गिवन हो उनका जो एक्सेलरेशन हो वो सेम हो। अगर जो मास गिवन है उनके एक्सेलरेशन सेम नहीं है तो उनके पूरे को सिस्टम मानकर हम कभी भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। फिर हमको इंडिविजुअली एफबीडी बनाना पड़ेगा, फोर्सेस दिखाना पड़ेगा, फोर्सेस निकालना पड़ेगा, फिर एक्सेलरेशन निकालेंगे। ये क्लियर है आपको? अच्छा, ये समझ में आया ना? इसका एक्सेलरेशन ऐसे भी देख लो, जैसे मान लो ये एक के ऊपर एक रखा है और अगर मैं कह दूं कि इन दोनों के बीच का जो सरफेस है वो स्मूथ है। स्मूथ का मतलब दोनों एक दूसरे पे इजीली फिसल सकते हैं, स्लिप कर सकते हैं। तो देखो अगर मैं फोर्स लगाऊंगा नीचे वाले पे तो देखो ये तो यहीं रह गया, नीचे वाला निकल गया क्योंकि सरफेस स्मूथ था। तो इसका एक्सेलरेशन क्या हो गया? जीरो हो गया। और इसका एक्सेलरेशन कुछ होगा, वो जितना एफ लगा होगा उससे निकलेगा। क्लियर है? आगे बढ़ें, नोट कर लेना। चलो एक क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको सॉल्व करना, ठीक है। जो क्वेश्चन है वो ये है कि ऑब्जेक्ट 5 kg का है, इस पे एक 2 kg का
दूसरा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। 10 न्यूटन का लोअर ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स लग रहा है, क्लियर है। अब देखो इसका जो लेंथ है वो है 4 मीटर, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड टाइम इन विच 2 kg ऑब्जेक्ट फॉल्स फ्रॉम 5 kg ऑब्जेक्ट। क्लियर है, क्वेश्चन सबको समझ में आ गया। 5 kg का ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर 2 kg का ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, 10 न्यूटन का फोर्स 5 kg पे लग रहा है। आपको टाइम निकालना है कि कितने टाइम ये 2 kg ऑब्जेक्ट इस 5 kg ऑब्जेक्ट से नीचे गिर जाएगा। क्लियर है। जैसे देखो मैंने मार्कर का जब समझाया था तो मैंने क्या दिखाया था कि जब मैं नीचे वाले पे फोर्स लगा रहा हूँ तो नीचे वाला मूव कर रहा है क्योंकि सरफेस स्मूथ है, तो एक टाइम ऐसा आएगा ना कि ये नीचे वाला निकल जाएगा और ये नीचे गिर जाएगा। वही क्वेश्चन है, ठीक है, नोट कर लो, ये होमवर्क है, इसको करना। चलो कुछ और क्वेश्चंस हैं जो मैं अगले टर्म पे कराऊंगा, ठीक है। रिवाइज करना, समझ में आ गया। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ लेना, रिकॉल कर लेते हैं। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ या इन मोमेंटम। फॉर्मूला क्या आता है एफ का? एफ का फॉर्मूला आता है m dv/dt प्लस v dm/dt। ये होता है हमारा न्यूटन का सेकेंड लॉ, ना कि F इज इक्वल टू एम ए। ये नहीं होता है, ये एक रिजल्ट बस है मात्र। एक्चुअल में न्यूटन का सेकेंड लॉ ये है। इसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए थे, उन क्वेश्चन को फिर से आप लोग ट्राई करना, वीडियो पॉज करके सारे क्वेश्चन करना, उसके बाद सोल्यूशन देखना। अगले टर्म पर फिर मिलते हैं। चलो तब तक के लिए खुश रहो और पढ़ाई करो। जय हिंद।